Hello everyone, welcome to English Academy. In today's session, we will study a poem which is in the syllabus of class 9th ICSE. Name of the poem is A Doctor's Journal Entry for August 6, 1945, written by Vikram Seth. Now in this video, we're going to read the poem, we'll understand the poem, we'll see the difficult word meanings and the figures of speech that have been used. आगे चलने से पहले हम टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, डॉक्टर्स यानी कि हमारे जो स्पीकर हैं वो एक डॉक्टर हैं. जर्नल एंट्री क्या हुई? जैसे कि हम डायरी एंट्री लिखते हैं, किसी भी इवेंट को, किसी भी दिन में क्या क्या कुछ हुआ उसे हम क्रोनोलॉजिकली अगर लिखते हैं उसे हम एक डायरी एंट्री कह सकते हैं. और यहाँ पर उसे जर्नल एंट्री कहा गया है. अगस्त 6, 1945. अब अगस्त 6, 1945 को क्या हुआ था? During the Second World War, atomic or nuclear bombs were thrown on Hiroshima and Nagasaki cities of Japan. And 6th August को भी ये बॉम्ब गिरा था, 9th August and 6th August. तो एक डॉक्टर जो जापान में इन शहर में रहता है, उन्होंने इस दिन की बॉम्बिंग की घटना की एक डायरी एंट्री लिखी है जिसे कि विक्रम सेठ ने एक पोएम के रूप में प्रेजेंट किया है. ठीक है, तो ये तो थी हमारी पोएम और अब हम पोएम को पढ़ते हैं. The morning stretched calm, beautiful and warm. Sprawling half-clad, I gazed out at the form of shimmering leaves and shadows. Suddenly, a strong flash, then another, startled me. I saw the old stone lantern brightly lit. Magnesium flares? While I debated it. Stretched means फैला हुआ. Half-clad means semi-dresses, जैसे कि हमने shorts पहनी है या एक vest पहना हुआ है. मीन्स पूरे कपड़े, पूरी ड्रेस नहीं पहना. गेज मीन्स ध्यान से देखना. मैग्नीशियम फ्लेयर्स इज अ डिवाइस जिसे जब हम इग्नाइट कर देते हैं तो उसमें से बहुत ब्राइट लाइट आती है, जैसे कि आप यहाँ इस इमेज में देख रहे हैं. सो यहाँ पे वो जो डॉक्टर है, द स्पीकर, ही सेज दैट बहुत ही अच्छी सुबह थी, शांति थी, सुंदर थी और वार्म थी. और मैं आधी ड्रेस पहन के आराम से फैलकर बैठा हुआ था. और मैंने बाहर देखा नेचर में तो मुझे चमकते हुए पत्ते दिखाई दे रहे थे, परछाइयां दिखाई दे रही थी, तो वो आराम कर रहे थे और एक बहुत ही अच्छी सुबह थी. अचानक से क्या होता है वो देखते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लैश देखते हैं लाइट का. और उसके बाद एक और ऐसा ही स्ट्रॉन्ग फ्लैश आता है लाइट का और वो हैरान हो जाते हैं. स्टार्टल्ड मीन्स शॉक्ड. और फिर उन्होंने क्या देखा कि जो पत्थर का बना हुआ लालटेन है वो भी जलने लग गया है. और उन्होंने सोचा, डिबेटेड मीन्स वो अपने माइंड में सोच रहे थे कि क्या ये मैग्नीशियम फ्लेयर्स है, मीन्स क्या आर्मी वाले कोई नए बॉम्ब्स को टेस्ट कर रहे हैं या मैग्नीशियम को जला रहे हैं. कोई ऐसा हो रहा है जो ये एकदम से इतनी ब्राइट लाइट फ्लैश हो रही है. द रूफ, द वॉल्स एंड इट सीम्ड द वर्ल्ड collapsed in timber and debris, dust swirled around me. In the garden now and weird, my drawers and undershirt disappeared. Collapse means टूट के गिर जाना. Timber is a piece of wood and weird means strange. तो कहते हैं, ये उनके ऑब्जर्वेशंस है कि उन्होंने क्या देखा, अचानक से सारी छतें, दीवारें टूट टूट के नीचे गिर रही हैं. ऐसे लग रहा था कि पूरी दुनिया ही टूट के गिर रही है. और आसपास लकड़ी यानी कि जो चौगाठें होती हैं दरवाजों की वो, और डेब्री हर जगह, बिल्डिंग्स की ब्रोकन रिमेन्स फैले हुए थे. और हवा में डस्ट ही डस्ट थी. उनके आसपास जो गार्डन था वो भी गायब हो गया था. और उन्होंने जो हाफ ड्रेस पहनी हुई थी, शॉर्ट्स एंड अंडरशर्ट, ड्रॉज मीन्स शॉर्ट्स, तो उन्होंने जो ये हाफ ड्रेस पहनी हुई थी, उनके जो कपड़े थे वो भी गायब हो गए, वो भी फट गए. तो वो बहुत ज्यादा हैरान थे. अभी तक उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ है. एकदम से आसपास सब कुछ टूट टूट के गिरने लग गया. उनके आसपास ढेर लग गए टूटी हुई बिल्डिंग्स के, टूटे हुई वुड के. और तो और उनका जो गार्डन था वो भी गायब हो गया और उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी गायब हो गए. तो ऐसा क्या हुआ था? A splinter jutted from my mangled thigh. My right side bled. My cheek was torn, and I dislodged detachedly a piece of glass, all the time wondering what had come to pass. Jutted means stuck out and mangled means crushed or damaged. तो उनकी जो थाई है, ऊपर की जो टांग होती है, उसमें से एक
मेटल का पीस बाहर निकल रहा था, वो उनकी टांग में घुस गया था और वहां से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। उनका गाल भी फट गया था, उसमें से भी खून निकल रहा था। और फिर वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, डिसलॉज मीन्स कंफ्यूज्ड। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और मैं यही सोच रहा था, ऑल द टाइम वंडरिंग व्हाट हैड कम टू पास। मैं हर वक्त यही सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ है अचानक से कि आसपास पूरी तबाही मच गई है। Where was my wife? Alarmed, I gave a shout. Where are you, Yeko-san? My blood gushed out. The artery in my neck, scared for my life, I called out, panic-stricken, to my wife. Pale, blood-stained, frightened, Yeko-san emerged, holding her elbow. We'll be fine, I urged. Dislodged means took out, and detachedly का मतलब है indifferently. Gushed out means तेजी से बहना. Scared means frightened and emerged means came out. तो जब इतना कुछ हो रहा था, इतनी तबाही मच रही थी, अचानक से डॉक्टर को याद आया कि उसकी वाइफ कहाँ है। तो वो बहुत ज्यादा चिंता में था, इसलिए उसने चिल्लाकर अपनी वाइफ को, येको सैन को बुलाया और पूछा कि तुम कहाँ हो। और उसकी बॉडी में से अलग अलग जगहों से खून तेजी से बह रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके गर्दन की भी कोई नस फट गई है, और गर्दन की नस फट गई यानी कि आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो आप मर भी सकते हैं। इसलिए वो डर रहे थे कि कहीं मैं मर ना जाऊं। और कहते हैं मैं इतना घबरा गया था कि मैं जोर जोर से येको सैन को बुला रहा था, और फिर वो आई। वो भी पेल थी, उसके भी ऊपर खून के निशान थे, उसके भी ऐसे ही ब्लड निकल रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था, और वो भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। और उसने अपनी एल्बो को पकड़ा हुआ था क्योंकि शायद वहां पर उसको इंजरी हुई थी। और डॉक्टर ने उसे देखकर कहा कि तुम घबराओ मत, हम ठीक हो जाएंगे, हम बच जाएंगे। तो इस तरह से उसने उसे कंसोल किया। लेट्स गेट आउट क्विकली, स्टम्बलिंग टू द स्ट्रीट वी फेल, ट्रिप्ड बाय समथिंग एट आवर फीट। आई gasped out when I saw it was a head. Excuse me, please excuse me. He was dead. A gate had crushed him. There we stood afraid. A house standing before us tilted and swayed. स्टम्बलिंग मीन्स ट्रिपिंग, किसी चीज में फंस जाना। जब आप चल रहे हैं, चलते चलते किसी चीज में फंस गए तो आप स्टम्बल कर जाते हैं, आप लड़खड़ा जाते हैं। ट्रिप्ड मीन्स कॉट योर फुट ऑन समथिंग एंड ऑलमोस्ट फेल। गैस्ड आउट मीन्स ब्रीथ विद डिफिकल्टी, एंड टिल्टेड मीन्स एक तरफ को झुका हुआ। तो उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि चलो हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाना चाहिए, और कहते हैं कि हम लड़खड़ाते हुए बाहर स्ट्रीट तक पहुंचे, और तभी हम किसी चीज में, हमारा पैर किसी चीज में फंस गया और हम ऑलमोस्ट गिरने ही वाले थे। तो मैंने देखा कि वो क्या चीज है जिसमें मेरा पैर फंसा। वो क्या था? किसी का कटा हुआ सिर। कोई व्यक्ति था जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा गेट आकर गिर गया था, और उससे क्या हुआ, वो नीचे गिरा, उसका सिर धड़ से अलग हो गया और वो व्यक्ति मर गया। तो वो कटा हुआ सिर हमारे डॉक्टर के रास्ते में आता है, उसका पैर उसमें फंस जाता है जब वो बाहर जा रहा था। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए, और फिर उन्होंने क्या देखा कि उनके सामने एक घर है जो कि एक तरफ को झुक रहा है और हवा में ऐसे झूल रहा है। Toppled and crashed. Fire sprang up in the dust, spread by the wind. It dawned on us we must get to the hospital. We needed aid, and I should help my staff too. Though this made sense to me then, I wonder how I could. तो क्या कहते हैं कि हमने सामने देखा कि वो जो घर है वो एक तरफ को झुका, हवा में झूल रहा था, और फिर वो पलट गया और क्रैश कर गया और वो टूट गया। और फिर जब वो घर ऐसे टूटा तो ऊपर हवा में एक बहुत ही बड़ा आग का जो डस्ट था वो लहरा रहा था, और तभी उन्होंने देखा कि वो हवा से वो आग और ज्यादा फैल रही थी। और ये सब देखकर हमारे डॉक्टर को ये याद आया कि अरे अरे, मुझे तो हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि हमें फर्स्ट एड की जरूरत है। और फिर उन्होंने सोचा कि हॉस्पिटल में जो उनका स्टाफ है उन्हें भी उनकी मदद की जरूरत होगी, वो एक डॉक्टर हैं, तो ऑब्वियसली इस टाइम पर सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है क्योंकि बहुत सारे लोगों को डॉक्टरी मदद की जरूरत है। बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं क्योंकि क्या हुआ है, इस शहर पर एक बहुत बड़ा एटॉमिक बॉम्ब गिरा है। My legs gave way. I sat down on the ground.
Thirst seized me, but no water could be found. My breath was short, but bit by bit my strength seemed to revive and I got up at length. My legs gave way means मेरी टांगों ने जवाब दे दिया, उनसे चला नहीं जा रहा था, इसलिए मैं नीचे बैठ गया. मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, लेकिन मुझे कहीं पानी नहीं मिला. मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने ताकत लाने की कोशिश की और फिर फाइनली काफी देर के बाद मैं खड़ा हो गया. I was still naked, but I felt no shame. This thought disturbed me somewhat till I came upon a soldier standing silently who gave the towel round his neck to me. तो कहते हैं कि मैं नेकेड था मीन्स मैंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे, लेकिन मुझे कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी. जब भी आपका दिमाग किसी शौक में होता है, आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है. आपको कुछ पता नहीं चलता कि आसपास क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है. आप एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं. फिर वो कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी चिंता तो हो रही थी कि मैंने कपड़े नहीं पहने हुए, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं थी कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं. फिर मुझे एक सोल्जर दिखाई दिया, एक सैनिक दिखाई दिया जो कि चुपचाप खड़ा हुआ था और उसके गले पे एक तौलिया था. उसने वो तौलिया मुझे दे दिया. My legs, stiff with dried blood, rebelled. I said to Yeko-san, she must go on ahead. She did not wish to, but in our distress, what choice had we? A dreadful loneliness came over me when she had gone. My mind ran at high speed, my body crept behind. Distress का मतलब है misery. तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मेरी जो टांगे हैं वो बहुत ज्यादा अकड़ गई थी, क्योंकि जो मेरा खून ब्लीड हो रहा था टांग में से वो अब जम गया था. तो जमे हुए खून की वजह से टांग बहुत अकड़ गई थी और मैं चल नहीं पा रहा था. रेबेल्ड मीन्स रिवोल्ट करना, मीन्स जब मैं चलने की कोशिश कर रहा था तो मेरी टांग रिबेल कर रही थी, वो मेरा साथ नहीं दे रही थी. और मैंने येको सैन को कहा कि तुम जाओ, मैं यहीं पर हूँ. वो जाना नहीं चाह रही थी मुझे अकेला छोड़कर, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था. जब वो चली गई उसके बाद डॉक्टर को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था. उसका दिमाग बहुत तेजी से इधर उधर दौड़ रहा था. वो बहुत ज्यादा एंजाइटी फेस कर रहा था, क्योंकि वो कुछ करना चाहता था लेकिन वो हेल्पलेस था, क्योंकि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था. I saw the shadowy forms of people. Some were ghosts, some scarecrows, all were wordless dumb. Arms stretched straight out, shoulder to dangling hand. It took some time for me to understand. The friction on their burns caused so much pain, they feared to share flesh against flesh again. Crept means moved very slowly. Scarecrow means the people are compared to the sticks placed in fields to frighten crows, and chaff is with reference to the part of the body to make or become sore by rubbing against something. Means आप बॉडी के एक पार्ट को जब दूसरे के साथ बार बार टच कर रहे हैं मूव करते वक्त, तो वो क्या होता है, वहां पे स्किन बहुत रफ हो जाती है, उसे कहा गया है शैफ. तो कहते हैं कि मैंने लोगों को देखा और उनकी जो परछाइयां थी वो ऐसे लग रहे थे कि कई लोग तो घोस्ट हैं, मींस वो डेड थे. कई लोग ऐसे लग रहे थे जैसे फील्ड्स में हम स्केयरक्रो खड़ा कर देते हैं ना, एक स्टिक के ऊपर एक आर्मी का भूत बना देते हैं जिससे कि पंछी डर जाते हैं. कई लोग उस तरह से खड़े हुए थे स्केयरक्रोस की तरह. ऑल वर वर्डलेस डम्ब. कोई भी व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा था, सब गूंगों की तरह खड़े हुए थे. ऐसा क्यों? क्योंकि सब शॉक में थे, किसी को ही नहीं समझ आ रहा था कि क्या हुआ है. जैसे मैंने आपको बताया, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा शॉक में होता है उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, वो ना तो बोल पाता है ना तो सुन पाता है, वो बिल्कुल डम हो जाता है, सेंसलेस हो जाता है. और फिर वो कहते हैं सबके आर्म्स जैसे बाहर की तरफ स्ट्रेच्ड आउट थे, जैसे हम zombies भी देखते हैं. और ऐसा क्यों था? क्योंकि अगर वो अपने आर्म्स ऐसे रख के चलेंगे तो जब उनकी दो पार्ट्स ऑफ बॉडी आपस में टच करेंगे ना तो उनको और ज्यादा पेन होगी, इसलिए वो आर्म्स को ऐसे रख के चल रहे थे. और फिर वो कहते हैं द फ्रिक्शन ऑन देयर बर्न्स, उनके जो बर्न्स थे, जो घाव थे, वो आपस में टच होने की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं और ज्यादा पेन करते हैं, इसलिए वो इस तरह से बाहें आगे की तरफ फैलाकर चल रहे थे. Those who could shuffle in a blank parade towards the hospital. I saw dismayed a woman with a child stand in my path, both naked. Had they come back from the bath?
डिसमेड मीन्स शॉक्ड। शफल का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे ऐसे पैरों को घिसा कर चलना। तो कहते हैं कि जो लोग चल पा रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो एक ब्लैंक परेड में चल रहे हैं। ब्लैंक परेड मीन्स सब लोग नेकेड थे और वो ऐसे ग्रुप में चलते जा रहे थे अस्पताल की तरफ। और हमारे राइटर, हमारे पोएट और हमारे स्पीकर डॉक्टर बहुत ज्यादा शॉक्ड थे जब उन्होंने देखा कि एक औरत और उसका बच्चा उनके सामने खड़े हुए हैं, दोनों ही नेकेड हैं और ऐसा लग रहा था कि शायद वो नहाकर बाहर आए हैं और कपड़े पहनना भूल गए हैं। I turned my gaze but was at a loss that she should stand thus till I came across a naked man, and now the thought arose that some strange thing had stripped us of our clothes. Came across means met. तो कहते हैं कि जैसे ही मैंने अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाई तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि वहां पर मैंने एक आदमी को देखा और वो भी नेकेड था, उसने भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे कुछ अजीब सी घटना हुई है जिसकी वजह से सब लोगों के कपड़े गायब हो गए हैं। तो वो अजीब सी घटना थी कि वहां पर एक बॉम्ब गिरा था, न्यूक्लियर बॉम्ब, और उसने इतनी डिस्ट्रक्शन कॉज कर दी थी, इतना ज्यादा इफेक्ट था उस बॉम्ब का कि सब लोगों के कपड़ों के भी चीथड़े चीथड़े उड़ गए थे और उनकी बॉडी पर भी अलग अलग जगहों पर वूंड्स आ गए थे। ये क्या था? ये था वो न्यूक्लियर बॉम्ब। The face of an old woman on the ground was marred with suffering, but she made no sound. Silence was common to us all, I heard no cries of anguish or a single word. Marred means damaged or ruined and anguish is pain. एक बूढ़ी औरत थी जो कि नीचे ग्राउंड पर बैठी हुई थी और उसके चेहरे के ऊपर सफरिंग की एक्सप्रेशंस थे। पता लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा सफर कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं रही थी। सब लोगों में एक चीज कॉमन थी, सब चुप थे, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, ना कोई रो रहा था, ना कोई कंप्लेन कर रहा था, बिकॉज दे वर ऑल इन अ state of confusion. Now let us see the figures of speech that have been used in this poem. तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि ये एक एंटी वॉर पोएम है एंड मैंने जैसे आपको बताया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बॉम्बिंग्स हुई थी उस इंसिडेंट को एक डॉक्टर ने एक डायरी एंट्री के रूप में लिखा है। Now we see that in this poem there is a lot of visual imagery. आपको बहुत जगहों पर ऐसे scenes मिलेंगे जिन्हें आप इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी सुबह थी और मैंने थोड़े से कपड़े पहने हुए थे और मैं आराम से फैला हुआ था अपने गार्डन में। तो हम ये सीन भी इमेजिन कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी बी एंड सो ऑन। मीन्स हर दो लाइन्स के लास्ट वर्ड्स राइम कर रहे हैं। फॉर्म एंड वॉर्म, सडनली, मी, लिट, इट, इसी तरह से आपको सभी स्टैंजर्स में यही राइम स्कीम मिलेगी। देन द पोएट हैज ऑल्सो यूज्ड एंजैबमेंट। एंजैबमेंट क्या होता है? जब एक ही सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होता है और प्रीवियस लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। जैसे कि यहाँ देखिए, स्प्रॉलिंग हाफ क्लैड आई गेज्ड आउट एट द फॉर्म ऑफ शिमरिंग लीव्स एंड शैडोज। सो ये एक ही सेंटेंस चल रहा है नेक्स्ट लाइन में भी एंड देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क ओवर हियर, दिस इज एंजैबमेंट। इसी तरह से आपको एंजैबमेंट और जगहों पर भी देखने को मिल जाएगी। Then at some places we can see alliteration also. Alliteration is when a consonant sound is repeated at the start of two or more consecutive words. Debris, dust, ये दोनों words ड sound से शुरू हो रहे हैं, ये है alliteration. यहाँ देखिए my mangled, यहाँ पर म sound repeat हो रहा है इन दोनों words में। Dislodged, detachedly, यहाँ पे भी ड sound repeat हो रहा है। Wondering what, व sound repeat हो रहा है। ठीक है, तो ये सब alliteration है। फिर हमें यहाँ पे भी वही राइम स्कीम दिख रही है, थाई, आई, ग्लास, पास, ए बी बी, एंड देयर इज एंजैबमेंट ऑल्सो। देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। यहाँ पे भी वही राइम स्कीम है, शाउट एंड आउट आर राइमिंग, लाइफ एंड वाइफ आर राइमिंग, एंड then there is the use of anaphora also when the same word is used at the start of two or more consecutive lines. ये दोनों lines where से शुरू हो रही हैं, this is the device of anaphora. In the next stanza also rhyme scheme is same, A, B, B, C, C. There is the use of enjambment also. Then in the next stanza also rhyme scheme is the same. There is the use of enjambment. And then there is the use of visual imagery also.
Here also we get to see the same rhyme scheme, A, B, B. Then there is alliteration also, but, bit, by, bit. Here ber sound is repeating at the start of these words. We move ahead to the next stanza. यहाँ पर भी enjambment use हुआ है. Rhyme scheme वही है, A, B, B. There is alliteration, soldier, standing, sir sound is repeating. Then in the next stanza, same rhyme scheme, said, ahead, distress, loneliness, mind, behind, A, B, B, C, C is the rhyme scheme. There is enjambment also. Now here also we can see imagery. You can imagine that shadowy forms of people are going ahead, they are walking and their arms are stretched out, जैसे कि मैंने आपके साथ discuss किया था. Then rhyme scheme is same, A, B, B, C, C, and there is the use of enjambment also. फिर हम आगे चलते हैं. Next stanza में भी वही rhyme scheme है, A, B, B. There is enjambment over here also. Now in the next stanza, same rhyme scheme is there. Loss and across are rhyming, arose and clothes are rhyming, and then she should. This is alliterations. Sh sound is repeating. There is enjambment in all these lines. Some strange. Sir sound is repeating. Again alliteration. Then in the next stanza also, A, B, B. Ground and sound are rhyming. Heard and word are rhyming. Then there is enjambment also. So with this we come to an end of this session. हमने पोएम को पढ़ा, उसको समझा, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी देखे और साथ ही साथ इसके फिगर्स ऑफ स्पीच भी डिस्कस किए. अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. If you want the notes of this chapter, important question and answers of this poem, please check out the links given in the description box below this video. And for more useful videos, please subscribe to the channel. Thank you.